जय हिंद दोस्तों। आज हम उन लोगों के लिए बताने जा रहे हैं जो इस बार 2024 में इग्नू इन्वायरमेंट का पेपर देने वाले हैं, जिसका कोड है BEVAE 181। हम पिछली बार दिया था जून 2023 में। वो पेपर हमारे पास है, तो उससे हम आपको बता रहे हैं कि कैसा पेपर आता, आपके समझ में आ जाएगा। उसको देख लेते हैं फटाफट। एक तो ये जो पेपर रहता है 2 घंटे का पेपर रहता है, ठीक है, और दूसरा 50 अंक का पेपर रहता है। बाकी इसकी जानकारी और भी ये नीचे दी गई है। यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय रहेंगे, जिसमें 4 प्रश्न दिए होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। सबके सामने 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से एक सही होगा, उसको क्लिक करना है। अगर एक से ज्यादा मतलब एक भी सही नहीं होता है तो वहाँ पे क्या करना है, 0 लिखना है ओएमआर शीट में। और इन्होंने एक चीज और ये नीचे लिख दी है कि पूरा प्रश्न पत्र पढ़कर समय बर्बाद ना करें, एक के बाद एक पढ़ते जाएं और करते जाएं। अगर बाद में समय बचता है तो उसको दोबारा देख लें, ठीक है। अब समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये 2 नंबर वाला आपका सही है, जिसके ये थे ग्रो हार्लेम बटलैंड, ये 2 नंबर वाले, ठीक है। इन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है। मानव रचित पर्यावरण कौन सा नहीं है, तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है फलों के बाग, बांध, खेत फसल और कृत्रिम झील। तो ये तो खेत फसल भी मानव रचित हो गया। तो इसमें जो फलों के बाग, क्योंकि फल जो है नेचुरली आते हैं, तो फलों के बाग जो है मानव रचित पर्यावरण नहीं होगा। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है 1992 पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरिया में। ये जो 3 नंबर वाला है आपका रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद आगे का देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आ गया। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। तो पारितंत्र आमाप और जटिलता में अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं, ये चौथा वाला सही है। हम सिर्फ अभी सही सही ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी आप देख लेना वीडियो को पुश करके, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम सिर्फ सही सही ही बता रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 5 आता है, आहार श्रृंखला में शाक बच्ची। आहार श्रृंखला में शाक बच्ची प्रदर्शित करते हैं पोषी स्तर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। तो ये 2 को इसमें सही होगा, ये वाला पोषी स्तर 2 को ये जो है वो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की सतह पर सल्फर का बड़ा रिजर्वायर भंडार, रिजर्व मतलब या और भंडार कहाँ पे स्थित है। तो इसका मृदा और अवसाद, इसका होगा मृदा और अवसाद, पहला वाला सही होगा। 6 का पहला मृदा और अवसाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7वां, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है। तो लाइकेन को प्राथमिक समुदाय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइकेन को। लाइकेन जो है इसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है, लाइकेन को। लाइकेन को प्राथमिक समुदाय कहा जाता है। उसके बाद में 8वां है, मरुस्थल पारितंत्र में प्रमुख परभक्षी पक्षी है। तो प्रमुख परभक्षी पक्षी जीव से बंगाल एनिस है, जो 4 नंबर वाला, ये आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। एक जलीय पारितंत्र में ऐसा असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है वह कहलाता है। तो जो जलीय जो है वो वायु में भी रहता है, वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है, वो क्या कहलाता है? वेलांचली, ये कहलाता है पटलक। पटलक कहलाता है भाई मेरे दोस्तों, ये पटलक कहलाता है। एक जलीय ऐसा असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है वो पटलक कहलाता है। जो दोनों जगह रहता है क्या कहलाता है? पटलक कहलाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, महासागर में डेसेस मंडल जोन उथला होता है
और यह उच्च उर्ध्वता वाली स्पीसीज से समृद्ध होता है। तो महासागर में कौन सा जोन उथला होता है जो उच्च उर्ध्वता वाली स्पीसीज से समृद्ध होता है? तो इसमें से वेलांचली, इसमें से कौन सा होता है? वेलांचली। 10 का फर्स्ट वाला वेलांचली जो होता है वेलांचली मंडल जोन उथरा होता है। उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वन में सबसे विविध समुदाय होते हैं? कौन से वन में भाई सबसे विविध समुदाय होते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन 3 नंबर, इसमें जो है सबसे विविध समुदाय होते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पौधे से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। जल की हानि वाष्प के रूप में क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। सबको पता होगा, सबसे सरल में वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है? सूखा का आर्थिक प्रभाव सबसे ज्यादा क्या है? खाद्य भोजन की कमी, मृदा अपरदन, फसल की हानि, जल उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद। सबसे ज्यादा अगर सूखा पड़ता है तो फसल की हानि होती है। क्या होता है? फसल की हानि होती है। क्या होता है? फसल की हानि होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का, पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन और मालवा के पठारों में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? जल संभर का विकास, जल संभर का विकास जो है 2 नंबर वाला, ये निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। 16वां है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है पूछ रहा है। तो वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेजन और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं। वर्षा प्रचुर वन जो है केवल अमेजन और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं। चौथा ये वाला सही होगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के बारे में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेजन और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि वर्षा प्रचुर वन अमेजन और नील बेसिन के पास ही पाए जाते हो, ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यह आकलन किया गया है कि भारत को अपनी पारिस्थितिकी और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 33% क्षेत्र में वनाच्छादन रखना चाहिए। कितने प्रतिशत वनाच्छादन भारत में रहना चाहिए जिससे कि हमारी पारिस्थितिकी और आर्थिक आवश्यकताएं जो हो पूरी हो सके? कितने प्रतिशत? 33% हमें जो है भारत में वन रखने की आवश्यकता है। कितने प्रतिशत रखने की आवश्यकता है? 33% वन रखने की आवश्यकता है। 2 नंबर 33% वन होना चाहिए भारत में। अगला 18 नंबर, NTFE का पूरा नाम क्या है? NTFE का पूरा नाम क्या है? गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद, गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद, गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है? कौन सी विविधता को विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है? आनुवंशिक विविधता को, आनुवंशिक विविधता को। किसको? आनुवंशिक विविधता को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक विविधता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? भारत में कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? हाँ दोस्तों, तो निम्नलिखित कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नंबर 2, गंगा का मैदान हो जाएगा। सबसे पहले तो वैसे दक्कन का पठार है नंबर 1 पे, लेकिन वो इसमें है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? गंगा का मैदान हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है, भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप सीमित है। भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप सीमित है। किसमें? पश्चिमी घाटों में सीमित है। कहाँ सीमित है? पश्चिमी घाटों में भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप सीमित है। भारत एक बहुविविधता वाला देश है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या पूछा है? क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? तो विश्व के 34 जैव विविधता के हॉट स्पॉट में से 6 भारत में है। ये सत्य नहीं है, ये जो है सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तीसरा वाला सत्य नहीं है, ठीक है। भारत में पहली तरंग और जौरीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। 23वां परियोजना कब स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित? पूछा कहाँ स्थापित? केरल के विंझिम, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, पश्चिम बंगाल। तो ये केरल में की गई थी, केरल के विंझिम में की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से भारत में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है? कौन से स्रोत से भारत में सर्वाधिक बिजली की जाती है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट दोस्तों। हाइड्रो पावर या पानी से, ठीक है, जो पन बिजली है, हाइड्रो पावर बिजली, ये हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा प्राप्त की जाती है, ठीक है, ना ही कोयला से, ना ही तेल से, ना प्राकृतिक गैस से। बहुत सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। 25वां, ग्रामीण भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? ग्रामीण भारत में किसका उपयोग अधिक किया जाता है? ना ही सौर का, ना कोयला का, ना बायोगैस का, बल्कि बायोमास का, जीव मात्रा में। तो कौन सा हो गया? 4 नंबर। 4 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी धारण क्षमता, सामाजिक धारण क्षमता, जैव भौतिक धारण क्षमता, धारणीय सतत क्षमता। तो अधिकतम जनसंख्या प्रौद्योगिकी दिए गए संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, क्या कहलाती है? जैव भौतिक धारण क्षमता। जैव भौतिक धारण क्षमता 3 नंबर, जैव भौतिक धारण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव भौतिक धारण। 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण कौन सा है? यात्री कबूतर, ठीक है, चयनात्मक विनाश का जो उदाहरण है यात्री कबूतर। निम्न कौन से भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? आक्रामक प्रजाति कौन सी है? गोल्डन एप्पल स्नेल, गोल्डन एप्पल स्नेल। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता का बही संरक्षण नहीं है? बीज बैंक। बीज बैंक जो है बही संरक्षण नहीं है। बीज बैंक, बीज बैंक क्या? बही संरक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा सही है? ए का तीसरा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। हरिके पंजाब में। हरिके कहाँ है? पंजाब में। और चिल्का उड़ीसा, भरतपुर राजस्थान। तो ये कौन सा मिल रहा है? 2 नंबर वाला, ये सही है, ठीक है, याद कर लेना इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का अनिश्चित स्रोत है? प्रदूषण का अनिश्चित स्रोत कौन सा है? कृषिवाह जल। कृषिवाह जल जो है अनिश्चित स्रोत है। कृषिवाह जल, निम्नलिखित कृषिवाह जल जो है अनिश्चित स्रोत है। निम्नलिखित कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? प्राकृतिक प्रदूषक कौन सा नहीं है? प्राकृतिक प्रदूषक कौन सा नहीं है? हाँ, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? इसमें जो है प्रदूषक नहीं है, इसमें तो सारे हैं, तो इसमें तो 0 रहेगा। बाकी देख लेना, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे भी, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। अगला तीसरा 33, टीडीएस का पूरा नाम। टीडीएस का पूरा नाम है टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट। टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट, टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स, टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स, टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स, ये ठीक है। जो 2 नंबर पे थे टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स, ये वाला सही होगा। 34, डेसिबल ए मापन करता है, किसका मापन करता है? ध्वनि के तारत्व और दाब का। ध्वनि के तारत्व और दाब का, इसका मापन ध्वनि के तारत्व और दाब। निम्नलिखित से कौन सी संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता, संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता कौन सी नहीं है? तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध जो है संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है। और अगला है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? भौतिक उपचार कौन सा है? अनुपन। अनुपन जो है भौतिक उपचार है। आगे बढ़ते हैं। अनुपन भौतिक, जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है तो सामान्यतः निम्नलिखित से किस विधि का उपयोग किया जाता है? भूमिगत निस्तारण किया जाता है। जब स्थान नहीं बचता है तो क्या किया जाता है? भूमिगत निस्तारण किया जाता है। 1 नंबर वाला सही होगा, भूमिगत निस्तारण किया जाता है। 38 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना हुई थी। आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी।
कब हुई थी? 1988 में। आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में स्थापना हुई थी। 39 ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। ओजोन की अधिकतम सांद्रता समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। 3 नंबर वाला सही होगा। आगे चलते हैं। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ जाना, पहले ही सही होगा। पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ जाना अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में किया गया था। कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में किया गया था। ठीक है, जोहान्सबर्ग में किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। उसके बाद है 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक शाखा स्थित है? किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक शाखा स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम की जो शाखा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। हाँ, हरित अधिनियम की क्षेत्रीय क्रांति कहाँ है? नई दिल्ली में। उससे पहले कौन सा था? ये नई दिल्ली हो गया, ये नई दिल्ली में हो गया। और ये जोहान्सबर्ग में था। कहाँ था? पृथ्वी शिखर जो था जोहान्सबर्ग में था। उसके बाद में भारत में संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे एवं उसका सुधार करे तथा देश के वनों और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करे। तो ये अनुच्छेद 51A में कहा गया है। ठीक है, किस में कहा गया? 51A में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक व्यापक रूप से इस कारण थे। तो व्यापक रूप से जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे? बढ़ती जन्म दर कृषि की वृद्धि के अनुरूप थे। जो बढ़ती जन्म दर थी वो कृषि के वृद्धि के अनुरूप थी। किसके अनुरूप थी? कृषि के वृद्धि के अनुरूप थी। 1 नंबर वाला सही होगा। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रोग को आनुवंशिक नहीं माना जाता है? किस रोग को? साइजोफ्रीनिया को जो है, साइजोफ्रीनिया को जो है आनुवंशिक नहीं माना जाता है। ठीक है, साइजोफ्रीनिया को जो है आनुवंशिक नहीं माना जाता है। अब 46 सुमेलित कीजिए। फिर से मिलाप करने वाला आ गया है। तो इसमें से जो आपका सही होगा का तीसरा और बी का फर्स्ट 2 नंबर ये वाला सही होगा आपका। मिलाप कर लो। ये वायुमंडल जो है लू हार्ट वेव है और उसके बाद जैविक पीड़क जीवाक्रामक है। तीसरा है भौगोलिक, ये जाएगा भूस्खलन के लिए और जली और बाढ़। ठीक है, ये होगा आपका, इसलिए इसका ये 2 नंबर सही होगा। उसके बाद चलते हैं 47 में। साइलेंट वैली शांत घाटी इस नदी पर स्थित है। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? कुंती नदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है? ये कुंती नदी पे स्थित है। और ये कुंती नदी कहाँ है? साइलेंट वैली जो है नीलगिरी वास्तविक रिजर्व में है। ये दक्षिण पश्चिमी घाट में है। कुंती नदी से होकर निकलती है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? कुंती नदी के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नीति शास्त्र के नियमों को बनाने के लिए कारक नहीं है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति, ये जो है नीति शास्त्र के पर्यावरण नीति शास्त्र के नियमों के अनुसार एक कारण नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है 49 निबंध द लैंड एथिक्स भूमि का नीति शास्त्र किसने लिखा था? इसको किसने लिखा था? एल्डो लेपोल्ड। एल्डो लेपोल्ड फर्स्ट वाला सही होगा, एल्डो लेपोल्ड। और लास्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों ने मनुष्य को पर्यावरण के निकट ला दिया है। भारत गलत है। भारत सरकार वास्तविक जीवन की परिस्थितियों ने मनुष्य को पर्यावरण के निकट सही है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय ने एक एनविस नामक सूचना तंत्र बनाया है। सही, वह पर्यावरण अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग ने सिविल इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी और आर्किटेक्चर जैसे विषय सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित हैं, इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा 3 नंबर वाला। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है वाला क्या पूछ, ये जो बता रहा पर्यावरणीय अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे विषय सम्मिलित नहीं है, मिलित हैं, तो ये वाला जो होगा ये सही होगा आपका। ठीक है, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, तो ये जो कथन है असत्य होगा। ये आपका पेपर था 50 नंबर का। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो कमेंट करना, इंग्लिश में भी हम इसका सॉल्व करके और डाल देंगे, इंग्लिश वाला भी बात। और आप लोग अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। कुछ और चाहिए हो तो, कोई जानकारी चाहिए हो एजुकेशन से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।